नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। पेगासस जासूसी मामले पर लगातार हो रहे हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने संसद में एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह हवाला दिया है कि क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट में जारी है, ऐसे में इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, न ही इस पर सदन में सवाल पूछे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यसभा के बिजनेस के रूल नंबर 47 का उपयोग किया है और जिसमें किसी भी सवाल पूछे जाने को लेकर कंडीशन बताई गई है कि राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले से जुड़ा सवाल सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने पूछा था। बिनोय ने के मुताबिक उन्होंने अभी तक सवाल का आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर उन्हें बताया गया है कि उनके सवाल को मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं राज्यसभा चेयरमैन के एडवाइजर ए राव के मुताबिक रूल 47 के सब रूल 2 के मुताबिक जो मामले कोर्ट में विचाराधीन होते हैं उन्हें सदन में नहीं उठाया जाता। पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष द्वारा लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष की मांग है कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, जबकि सरकार ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े कुल 9 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर अगले हफ्ते सुनवाई भी होनी है। युवा कांग्रेस ने पेगासस जासूसी के मुद्दे को लेकर संसद का घेराव भी किया है। संसद की तरफ बढ़ रहे संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जंतर मंतर के पास ही रोक दिया था और इसके बाद उन्होंने अपनी सभा वहीं शुरू कर दी थी और जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। बता दें कि राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि केंद्र में जब तक हम दो हमारे दो की सरकार से देश के लोग दुखी हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इसी पर राहुल गांधी के साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा पेगासस मामले को लेकर के, आप सुनिए। किसी ने मुझे कहा, पार्लियामेंट में किसी ने मुझे कहा कि ये जो पेगासस का मुद्दा है ये छोटा सा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया है। भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, ये जो आपके हाथ में है ये आपका मोबाइल फोन है, ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है, पेगासस आपके फोन के अंदर है। और हिंदुस्तान के युवा को समझना होगा कि जैसे आपकी आवाज दबाई जाती है, जैसे किसानों की आवाज दबाई जाती है, जैसे रोजगार के बारे में आपकी आवाज दबाई जाती है, पेगासस आवाज दबाने का तरीका है और हिंदुस्तान के युवा की आवाज कोई नहीं दबा सकता है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है तो इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए।
तो पेगासस पर मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। आज भी राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अभी आपने सुना आपके घटक दल के नेता खुद कह रहे हैं कि मामले की जांच तो होनी चाहिए। अगर मामला निकल करके सामने आ रहा है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो जांच बनती है, तो सरकार भाग क्यों रही है? जी एक चीज बताइए, सरकार ने कहाँ मना किया जांच के लिए? जांच तो जांच के तरह से होगी ना। सरकार कहाँ उस पर बात कर रही है, मना कर रही है जांच के लिए। लेकिन जिस तरह से संसद में हंगामा उठाते हैं आप, एक दिन किसान, एक दिन फोन टैपिंग का मामला, एक दिन कोई और मामला, तीसरे दिन कोविड, आपके अलग अलग मुद्दे हैं। आपका सिर्फ मकसद जांच नहीं, संसद की कार्रवाई को रोकना है और मानसून सत्र को बर्बाद करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है बहुत कीमती समय चल रहा है और यहाँ विधेयक जो पास होंगे वो सरकार को जो है स्ट्रांग स्थिति में ले जाने की तरफ है। इस वजह से एक मन बना रखा है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। देखिए, हाँ जी बताइए जी। अगर कह रहे हैं आप, जिस तरह कह रहे हैं कोरोना पर बहस, किसानों पर बहस, तो अगर एक दिन का बहस पेगासस पर निकाल दिया जाता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हो जाए बहस, मुद्दा खत्म हो जाए। नहीं, बहस के लिए कहाँ, कौन बहस कर रहा है? आप बताइए। बहस आप लेकर आओगे, कोई मुद्दा आप लेकर आओगे, कोई प्रूफ आप करोगे, सीधा मैंने एलिकेट करने की बात है। देखिए योगेश जी, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मेरी बात नहीं सुनते, या आप जो है मुझे डिबेट्स में मुझे टाइम नहीं देते। मैं आपको नहीं, पूरा टाइम देंगे। आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, आपको पूरा टाइम। नहीं, मैंने अपना एक आपको जो है ना हिंट दिया, मतलब आपके ऊपर मैंने बताया कि आप जो है ये संसद में चल रहा है कि मैं आपको कहने लगूं, आप मुझे पूरा टाइम दे रहे, लेकिन मैं कहने लगूं कि आप मुझे कम टाइम देते हैं, तो ये मेरा बयान होगा ना, मेरी सोच होगी नहीं। आप तो अपनी तरफ से साफ है, सरकार पूरी तरह अपनी तरफ से साफ है, सरकार सब चीज देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कुछ चीज लेकर तो आइए। आप फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रूफ तो आप लोगों के पास होंगे, किसका कहां से हुआ, कोई ना कोई चीज निकाल कर लाइए। आप एक तरफ आप कोर्ट में जा रहे हैं, एक तरफ आप जो कई चीजें कि फोन टैपिंग का कोई हल्का मामला नहीं होता। आप पूरी देश की एकता और अखंडता को लेकर सारी चीज पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत गंभीर कई मामले हैं इसमें। ये एक तरीका होता है, अगर आप प्रूफ करते हैं, प्रूफ के साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर बिगर प्रूफ के कर रहे हैं तो ये गलत बात है। कहीं कहीं ऐसी एजेंसियां भी हमारे पास हैं, हमारे देश में है, जिनके लिए हमें सुरक्षा के लिहाज से कोई चीज ओपन नहीं की जा सकती। अगर राहुल गांधी जी के फोन में कोई दिक्कत हुई है या और किसी कांग्रेस के बड़े नेता के में हुई है, तो आप उसे एक बार क्लियर करिए, ऐसे नहीं। आप उसे नए सबूत के पेश करिए, रखिए टेबल पर जाकर। और आप चाहें तो इसमें देखिए, मैं चीज और भी कह रहा हूं आपको, आप बहुत बुद्धिजीवी चीज है, सरकार है, इनके पास बड़ा वर्ग है, देश की बड़ी पार्टी है, सब चीज है। आप एक माध्यम कोर्ट भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पटल पर रख सकते हैं कि ये चीज है, कि ये देखिए, और सरकार इसको सुनना नहीं चाहती। जैसे आप किसानों के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक कमेटी बनाई, और कमेटी की बात सुनकर सरकार ने कहा कि हम 1.5 वर्ष, क्योंकि कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, इसको होल्ड पर रोक रहे हैं, एक तरफ से खत्म कर रहे हैं। लेकिन आपने एक जिद कर ली, नहीं हमें तो खत्म करना। अरे सरकार ने कहा होल्ड कर दिया, खत्म ही समझिए, इस चीज को खत्म होने दो, बैठकर फिर बात करेंगे। यही टैपिंग का मामला आना, मैं भी कह रहा हूं आपको, डिबेट्स के माध्यम से कुछ नहीं करना, इन लोगों को कुछ नहीं मांगना, सिर्फ इनको डिस्टर्ब करने का मामला है, किसी तरह से संसद का नुकसान। ठीक है, ले लेते हैं जवाब राकेश सिंह जी से। राकेश सिंह जी, आपने सुना कि दरअसल आप केवल संसद को चलने नहीं देना चाहते हैं, आप केवल मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। देखिए, जो अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बताया, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, या अन्य जो मुद्दे हो, मुझे लगता है कि वो सब देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करना चाहता विपक्ष भी, और शायद सरकार उस चर्चा से भागना चाहती है। पेगासस का मुद्दा तो अभी उठा है, कोरोना का जवाब तक देने को तैयार नहीं है। उसमें जवाब ये दिया गया संसद में कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अब ये इतना बड़ा झूठ देश का स्वास्थ्य मंत्री अगर बोल सकते हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे मोदी सरकार से कि वो क्या सच बताएगी? बिल्कुल ठीक है राकेश, दूसरा सवाल आएंगे आपके पास। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह जी, आपके पास आएंगे। आप अपनी कुछ बात कह रहे थे, अपनी पूरी बात करिए। देखिए, जब स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में ये जवाब दिया कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति नहीं मरा, देश में एक भी मौत नहीं हुई है, उससे बहुत मंशा सरकार की साफ हो जाती है कि पेगासस के मुद्दे पर बहुत साफ और सीधी बात है। अगर सरकार चाहती है कि उसकी नीयत साफ है और कोई अपराध नहीं करा है मोदी सरकार ने और माननीय मोदी जी ने, तो एक लाइन का जवाब दे दीजिए कि पेगासस का लाइसेंस सरकार ने लिया था या नहीं लिया था। वो छोटा सिंपल 4 अक्षर का सवाल है। और अगर लाइसेंस लिया था तो उसका उपयोग आपने नेताओं के खिलाफ करा है या आतंकवादियों के खिलाफ करा है? ये 2 सवाल अगर इसके जवाब वो दे देते हैं सदन के पटल पे, तो इसका विवाद नहीं होगा। उसके बाद नहीं, तो अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि फोन टैपिंग की गई है, तो आप जो है FIR करवाइए। आप FIR करवाइए ना। प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन से थाने में FIR होगी? आप बता दीजिए, मैं चला जाता हूं। अरे फॉरेंसिक जांच करवाइए, आपकी भी फॉरेंसिक जांच करवाइए। किस बात? आप सीधे प्रधानमंत्री, अरे आप अपने फोन को चेक करवाइए ना, कि अगर आप अपने फोन को टैप अगर आपका फोन हुआ है तो आप फॉरेंसिक जांच करवाइए ना अपने फोन की, कि आपका फोन टैप हुआ है कि नहीं। अब मैं बोल लूं 2 लाइन, वो तो शब्दों के उदाहरण है कि फोन में हर आदमी के पेगासस है ना, वो एंटर कर गया और टैप हो रहा है। टैप तो हो रहा है, ये सच है। ये तो इनके साथी मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया कि इसकी जांच होना चाहिए। अब इसकी रिपोर्ट कोई थाने में जाके नहीं कराई जाती है कि आप उसकी जांच कीजिए, और उसकी जांच थाने की पुलिस और आर्थिक अपराध की पुलिस करेगी और यहाँ के एनालिसिस करने वाले करेंगे। ये तो केंद्र सरकार करेगी, अपनी एजेंसी से करेगी। टॉपेस्ट एजेंसी जो है वो जांच करेगी कि विदेश से कैसे खरीदा गया। ये कोई बंबई के बाजार में नहीं बना हुआ है, दिल्ली के बाजार में नहीं बना हुआ है कि वहां की पुलिस और एजेंसी जांच कर लेगी। ये तो प्रधानमंत्री को आदेश करना पड़ेगा कि ये आरोप है, इसकी जांच की जाए, सरकार ने कोई अपराध नहीं करा है। तो ये कौन अपने आप को स्पष्ट करेगा? मोदी जी करेंगे, ये विपक्ष थोड़ी करेगा। नहीं तो ये कोई FIR लिखाएंगे वहां थोड़ी होगा। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं हर चीज के लिए। अभी देवेंद्र प्रमुख जी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर, हर चीज के मुद्दे पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं, तो आप इसका भी एक रास्ता अख्तियार कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर संसद में चर्चा हो रही है तो सार्थक चर्चा करिए ना, जनता के मुद्दों की चर्चा करिए ना। लगातार आप इस मुद्दे को लेकर के, पेगासस के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें समय बर्बाद हो रहा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो रहा है, और जनता की समस्या का कोई हल भी नहीं निकल रहा। मतलब देश बर्बाद हो जाए वो मंजूर है, देश की स्थिति इतनी खराब हो जाए कि आंतरिक व्यवस्था नष्ट हो जाए वो मंजूर है, देश की सीमाएं सुरक्षित ना रहे वो मंजूर है। आप चर्चा कर, देश की सीमाओं पर आप चर्चा करिए ना, देश की सीमाओं के मुद्दे पर आप चर्चा करिए ना। ये तो सरकार कह ही रही है। वही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है। पेगासस वही तो मुद्दा है कि आप उस पर चर्चा जब करेंगे जब आप बोलेंगे कि अपराध हुआ या नहीं हुआ। चर्चा किस बात पे करेंगे? इस बात पे चर्चा करें कि पेगासस का आपने लाइसेंस लिया है नहीं, वही तो जवाब पूछ रहे हैं। लिया है तो चर्चा होगी, नहीं लिया है तो चर्चा होगी। जवाब तो दें, या आके एक लाइन का जवाब देंगे हमें नहीं पता क्या हुआ। देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जवाब सार्थक आ नहीं रहा है। 144 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और अगर 1 मिनट का आंकड़ा निकालें, 1 मिनट का, तो 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट पैसा खर्च हो रहा है। ये किसी का नहीं है, ये जनता का है, इस देश की। और इस देश की जनता का 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च हो रहा है, पैसा वो बर्बाद हो रहा है, पानी में बह रहा है, और उन्हीं के मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है। केवल एक मुद्दा पेगासस लेकर के चल रहा है और सदन खत्म हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आया आपकी तरफ से योगेश जी। पेगासस का मामला जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे मित्र भी कर रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं, और अच्छा उनकी बात में ही जवाब है। देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आएंगे, आपका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे देवेंद्र प्रमुख जी के पास आएंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, आप अपनी बात रखिए। फोन टैपिंग की बात है या आप जो है आतंकवाद का नाम लिया, बहुत बड़ी बात है, उनकी बात है। देखिए, ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो, सुरक्षा की बात हो,
और वो भी सीमाओं की बात हो, तो ये ऐसा ओपन चर्चा का विषय है नहीं। और ये जिस तरह से सरकार काम कर रही है, और आपने अच्छा कहा है कि आपके पास कोई प्रूफ है, मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूँ, तो आपके पास बहुत माध्यम है, आप कहीं भी जा सकते हैं, FIR भी हो सकती है। आप चाहें तो आप जो माननीय प्रधानमंत्री के नाम ना कर सके, आप जो हमारे मिनिस्टर हैं जिनसे आपके पास प्रूफ है, जिनके खिलाफ, उनके खिलाफ जाइए, थाने में जाइए। और देश का एक नियम है कि आप 0 वाली जो FIR है वो क्षेत्र में न करके दूसरे में किसी में कर सकते हैं। राजस्थान में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और पंजाब में आपकी सरकार है, और दिल्ली में भी आपसे मिलती जुलती है। और अब तो अब आपकी जो कहीं ना कहीं बात करके आप 0 वाली FIR करा लीजिए लॉज, और कराकर कोर्ट में आ जाइए, अन्यथा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मैं रास्ता बता रहा हूँ। और रही बात सरकार की टैपिंग का मामला, क्या है, जैसे इसका मामला बार बार उठा रहे हो, लाइसेंस का मामला, तो कुछ चीज ऐसी है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को नहीं बताई जा सकती, जो सबके दायरे में है 55 वर्षों से, जिनके मित्रता चलती रही चाइना से और पाकिस्तान से, और देश की सीमाएं घिरती रही, कोई जिक्र करने वाला नहीं। जवाब चाहिए इन लोगों से हमें। 10-10 सैनिकों के सर कट जाते हैं और ये ऊपर का दबाव बताते हैं। आज भी इनके चाइना से संबंध निकलते हैं, इनके कई ट्रस्ट और इनके नेता वहां मिले हुए हैं, और ये जवाब मांगते हैं, वो भी देश की संसद में खड़े होकर। ये इस लायक नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये संसद का नुकसान कर रहे हैं, जिस तरह आपने 1 मिनट की कीमत बताई है, मैं कहता हूं कि आप 90% से भी कम संपत्ति, 17% मुश्किल टोटल में जितना चला है। आप देख रहे हैं 19 तारीख से लेकर और अब तक क्या हालत रहा संसद का। ये ठीक नहीं है जिस तरह से ये किया जा रहा है। इन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। हम कहते हैं सार्थक चर्चा कीजिए, आप कोविड काल पर करते क्यों नहीं? राहुल गांधी जी कहते हैं कि 6 करोड़ वैक्सीन खराब हुआ, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वैक्सीन खतरा है, लगवाना नहीं चाहिए, और फिर कहते हैं कि वैक्सीन कम लग रहे हैं। कैसी वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग आर्थिक मंदी से मर जाएंगे, कुछ बीमारी से मर जाएंगे। इनका बयान समझ में आते हैं क्या? आप लोगों को समझ में आते हैं? देश की मीडिया समझती है क्या बोलते हैं, आज क्या बोल रही है, कल इनका बयान क्या आएगा, इसको योगेश जी आप भी नहीं समझ पाएंगे। और बड़े बड़े चैनल्स, आप राष्ट्रीय चैनल्स पर बैठे हैं, आपके माध्यम से बहुत दुनिया चैनल्स को देख रही है। आज के बयान पर कल के में देख लेना, राहुल बाबा का बयान जो आज है वो कल नहीं आएगा, कल तक वो भूल जाते हैं, दूसरी रट लगा लेते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं इस बात को कि चर्चा कीजिए, सार्थक कीजिए, अच्छी कीजिए, लेकिन देश की एकता, अखंडता और देश की सीमाओं को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते हम। हमें कहीं ना कहीं शक है, 55 साल में जो देश के साथ हुआ है उसे अब हम नहीं होने देंगे, कम से कम आज की सरकार में नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, अभी आप जिस तरीके से बजट का जो जिक्र आया कि जनता की गाढ़ी कमाई 144 करोड़ रुपए का जो पानी की तरह बहाया जा रहा है और जनता के ही मुद्दों की बातें नहीं उठाई जा रही हैं, लेकिन सरकारें कोई भी हो, अगर 12-13 का जिक्र किया जाए तो उस समय आप विपक्ष में हुआ करते थे, उस समय आप हंगामा जमकर आप भी किया करते थे। उस समय भी 143 घंटे की जब सदन सत्र चला था तो 11 से 13 घंटे केवल आप लोगों ने चलने दिया था। 149 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे जो सामने निकल करके आया था बजट। तो इस तरीके से सरकारें किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी बैठता हो, हंगामा करना, हालांकि उस समय जिस तरीके से आप लोग ये कहते हैं कि सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन सवाल पूछे नहीं जाते, केवल हंगामा किया जाता है और उसके बाद सत्र का बाइकआउट कर दिया जाता है। क्या रास्ता इससे निकलेगा देवेंद्र जी? लेकिन मैं तो योगेश जी एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, आपने निकाला हमारा भी, लेकिन उस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को पटल पर रखकर एक बार दोनों का कंपेयर कर ये देखिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या मांग करती थी, आज कांग्रेस का मुद्दा क्या है। आप देखिए, चर्चा करिए, चर्चा होनी चाहिए, आपके पास मुद्दा होना चाहिए। सबूत की चर्चा हम लोगों ने हमेशा की है, हमारा आप कितना भी पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए, हम बिगड़ सबूत के ठोस उसके चर्चा नहीं करते थे। संसद में भी कोई ऐसा हंगामा नहीं था बेवजह का। आज जो हंगामे हैं उनमें ज्यादा कहीं ना कहीं गलत दिशा नजर आ रही है, भटकाने वाली, ये ठीक नहीं। वैश्विक महामारी कोविड काल पूरी दुनिया लड़ रही है, आप देश के खिलाफ ही बोल रहे हो। आप पाकिस्तान के पक्ष में संसद में खड़े होकर बयान दे देते हो, 370 के खिलाफ है आप, राम मंदिर के खिलाफ है आप। आखिर आपका मुद्दा क्या है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस चाहती क्या है,
आप कहते हैं कि 2 बच्चों का कानून, अरे 2 बच्चे के कानून आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। इंदिरा जी का, संजय गांधी का वो टाइम जो जबरदस्ती आप लोगों ने नसबंदी की लोगों की, इतनी संख्या में की थी। अरे कैसा शासन था आपको? इमरजेंसी याद नहीं है आपको? क्या क्या याद दिलावे हम आपको? 1 लाख किलोमीटर वर्ग आपने चाइना को दे दिया 55 वर्ष में। क्या क्या पूछना चाहते हो हमसे? आप कहां सवाल आप करना चाहते हो? अरे 6 साल तक सवाल कीजिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आतंकवाद की सारी जानकारी आपको पटल पर दें। हम देश के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, आप इस लायक नहीं है कि आपके पटल पर आकर दिए जाए। फोन टैपिंग होती है, अगर कोई कार्रवाई होती है, एजेंसियों का काम है। एजेंसी सरकार के बॉर्डर किस तरह से वहां क्या कर रहे हैं वो उनका मामला है। वो आप चाहें तो आप बैठकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तथ्य के साथ जा सकते हैं, किसी और कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस थाने में जा सकते हैं, आपको लिखित में जरूर मिलेगा। लेकिन ये कोई वजह नहीं है कि आप संसद इस बात करो। राकेश सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? राकेश सिंह जी, हाँ जी बिल्कुल जी। अगर ये खरीदा गया पेगासस सॉफ्टवेयर अगर खरीदा गया है तो आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको सार्वजनिक तौर पर ये क्यों बता दें कि भाई जी देखिए 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के लोग अंदर आए, जमीन पे कब्जा किया, 20 लोग हमारे शहीद हुए, 20 सैनिक, और हमारे प्रधानमंत्री लाल आंखें नहीं दिखा सके। पाकिस्तान बिरयानी खाने गए, पाकिस्तान से मुंह की खाई। नेपाल जैसा देश भी हमारे सैनिकों को बॉर्डर पे मार देता है। तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री पर देश कैसे भरोसा करेगा? पहली बात। दूसरी बात, देश को जो आर्थिक स्थिति की कगार पे पहुंचाया है पिछले 7 सालों में, एक भी काम ऐसा अगर किया हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना से समस्या को हल करने वाला मामला हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति महंगाई को लेकर, किसी भी मोर्चे पे अगर प्रधानमंत्री सफल नहीं है तो फिर किस दम से ये बात करते हैं कि देश इनके हाथों में सुरक्षित है? कैसे सुरक्षित रहेगा? ये पेगासस मुद्दा, आप मिनट के पैसे जोड़ रहे हैं, देश को स्वतंत्रता कैसे मिली? क्या देश की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दें? क्या प्रजातंत्र को खतरे में डाल दें? क्या एक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा मोदी जी को, जो किसी बात का जवाब नहीं देते, 7 साल से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, सवालों से डरते हैं, संसद में वो सीधे बात का जवाब नहीं देते हैं, जब आते हैं सिर्फ अपनी कहानी चुटकुले सुना के चले जाते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार है देश के प्रति, मां भारती की सरकार चला रहे हैं, तो क्या वजह एक लाइन आके नहीं बोल सकते कि पेगासस हमने किसी के दुरुपयोग के लिए नहीं खरीदा? ये तो बोल सकते हैं। मत बताइए किसके लिए खरीदा, ये तो बोलिए। नेता तो बोल रहे हैं ना, उनके अन्य लोग वहां पर जो मौजूद हैं, गृह मंत्री तो बोल रहे हैं ना कि हमने इसका कहीं अगर दुरुपयोग नहीं किया गया है, अगर है तो ये आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए है। कोई बयान ऐसा नहीं दिया कि पेगासस का लाइसेंस हमने लिया है, अभी तक नहीं दिया है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। अगर है तो क्यों सार्वजनिक, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि अगर है तो क्यों हम सार्वजनिक तौर पर इसको आपको बताएं भाई? नहीं, ये देश का सवाल है, ये एक व्यक्तिगत किसी का सवाल नहीं है या नहीं है, ये मंत्री जी बोल देंगे और देश मान लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड में जवाब देना पड़ेगा कि खरीदा या नहीं खरीदा। ये देश को आपको बताना पड़ेगा, ये देश सबका है, आपका अकेले का नहीं है कि आप मर्जी आएगी तो मैं बताऊंगा, मर्जी आएगी तो नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये प्रजातंत्र है, यहाँ हर बात का जवाब दिया जाता है। कांग्रेस सरकार भी सालों रही है, कई ऐसे कांड हुए हैं जिनकी जांच हुई है, कई बार जेपीसी गठित हुई है। आज क्या दिक्कत है? विपक्ष से क्यों डरे हुए हैं आप? एक कमेटी गठित। राकेश जी, लेकिन अगर पिछले सत्रों का जिक्र किया जाए, पहले मुद्दा आपका था राफेल, और उसके बाद अब ये आ गया, उसमें क्या निकल करके आया आप ही बताइए। लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से जितना तूल पकड़ता रहा पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कि राफेल को लेकर के ही आप हर बार उसी को मुद्दा पकड़ाते थे और उसी पर तूल पकड़ते थे, लेकिन नतीजा क्या निकला लोकसभा चुनाव के बाद? और अब जो है ये पेगासस मामला पकड़ा है, तो कम से कम इस मामले के साथ साथ जनता के मुद्दों को तो उठाइए सदन के अंदर, जिस वजह से जनता ने आपको वहां तक पहुंचाया है।
देखिए, अगर आपके लिए मुद्दा यही है चुनाव जीतना है, तो हमारा मुद्दा देश जीतना, चुनाव जीतना ही नहीं है सिर्फ, देश भी हमारे ही है। अगर चुनाव एन के प्रकरण आप जीत जाएंगे, आप बोलेंगे 19 में क्या हुआ, तो फ्रांस में भी जांच क्यों चल रही है, क्या हुआ? अभी 7 देश इस पेगासस की जांच क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी जांच को क्यों नहीं तैयार है, क्या हुआ? पूरे विश्व में बदनामी हो रही है भारत की, हर जगह नीचा देखना पड़ रहा है, और आप बात कर रहे हैं कि हम जांच नहीं करेंगे, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम जो बोले वो मान लीजिए। ऐसा कैसे होगा? पूरे देश की विपक्ष की पार्टी अगर ये मांग कर रही है, एक पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, सभी पार्टी मांग कर रही है, अगर ये मांग कर रही है कि आप इसकी जांच कराएं, आप इसमें स्पष्टीकरण दें, तो डर किस बात का है? आपको तो बहुमत की सरकार है, नहीं गिरेगी ना, तो कौन सी चोरी पकड़ी जाएगी जिसका डर है, जो आप नहीं बोल रहे हैं? तो शंका होती है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, और इसलिए संसद जो नहीं चल रही है, जो नुकसान हो रहा है वो देश हित में हो रहा है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो संसद की बिल्डिंग क्या करेंगे, नया प्रधानमंत्री निवास क्या करेंगे, वहां कौन अंग्रेज आके राज करेंगे? जो जैसा पहला हुआ था 200 साल गुलाम रहा था, अभी ज्यादा साल गुलामी को गए हुए नहीं हुए हैं, 75 साल होने वाले हैं। आप किसी भरोसे ना रहें, जिस गति से देश जिस दिशा में जा रहा है, बहुत जल्द हो सकता है कि कोई बड़ा देश टेक ओवर कर लेगा। ये तो हालात बनते जा रहे हैं। देवेंद्र तो प्रमुख कहीं ना कहीं देश इस बात को उठाएगा। ठीक, देवेंद्र प्रमुख जी, अगर मुद्दे सरकार चुन सकती है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, तो विपक्ष भी तो चुन सकता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और अगर वो मुद्दा चुन रहा है तो उस पर चर्चा तो बनती है, और अगर वो किसी मुद्दे पर वो एक कमेटी की जांच की मांग कर रहा है तो क्या दिक्कत कहां आ रही है? अधिकार है, लेकिन मुझे राकेश जी की एक बात पर पूरा ऐतराज है। मैं इस पर दर्ज करता हूं कि देश गुलाम हो सकता है, फिर के वही हालात आ सकते हैं। एक चैनल पर बैठकर ऐसे मेरे मित्र को बात नहीं बोलनी चाहिए। दुनिया के किसी वही बोला जो देश समझ रहा है, जो देश में हो रहा है। आपने देखा कि -23 इंग्लैंड देश की गई और विकसित कंट्री हुई थी, और जिस तरह से आप विश्व के पटल पर आज अध्यक्षता कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया है। आप जिस तरीके से आज अध्यक्षता कर रहे हैं, सपना था आप लोगों का, आपकी रेल तक ये सोच भी नहीं सके आप 70 साल में। ऐसा कभी भारत कर रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। अरे मनमोहन सिंह जी के कपड़े उतर जाते थे, अमेरिका का एयरपोर्ट, और सोनिया गांधी बोल कर नहीं पाती थी। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हम लेकर हाथ रखता है कि भारत से मेरा दोस्त आया है। ये गर्व की बात है, ये गौरव की बात है, ये गौरवान्वित की बात है। चलिए, बिल्कुल देवेंद्र प्रमुख जी और राकेश सिंह जी दोनों लोग, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए सदन के अंदर, और उन्हीं के मुद्दों को उठाना चाहिए। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से 144 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च हो रहा है, उसे मुझे लगता है सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं चला रहे हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो, और इसके साथ ही महिलाओं को पुलिस थानों में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करने में सहूलियत भी हो, कोई संकोच न करना पड़े उन्हें। महिलाएं अब थाने में अपनी बात खुलकर कह सकेंगी। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई है, और जहां पर महिलाएं पहुंचकर अपनी समस्याओं को वहां पर बता पाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की है, ताकि प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत न्याय मिल सके। तो सीएम योगी के ये मिशन शक्ति का तीसरा चरण चल रहा है, और आपको बता दें कि महिलाओं को न्याय मिल सके। तो वही मिशन शक्ति का एएनबी न्यूज द्वारा प्रदेश के अलग अलग जिलों में रियलिटी चेक किया गया। मिशन महिला शक्ति के अंतर्गत गाजियाबाद में हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा द्वारा रियलिटी चेक किया गया। इस दौरान कविनगर थाने में महिला डे का निरीक्षण संवाददाता द्वारा किया गया, और साथ ही कविनगर सीओ अंशु जैन से खास बातचीत भी की उन्होंने।
मिशन शक्ति का आज हम जीरो ग्राउंड पर निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि थानों में क्या कार्रवाई है, जो पीड़ित आते हैं उनके संग पुलिस का व्यवहार कैसा है। इस वक्त हमारे संग बात करने के लिए दो पीड़ित महिला हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जोयना सना। आप यहाँ पे आए हो इस थाने में, क्या मामला था आपका? मेरा मामला था, मेरा डिवोर्स का है और क्या कहते हैं उससे रिलेटेड मेरा मामला है यहाँ पर। जब आप इस थाने में आए, आपके संग पुलिस का व्यवहार कैसा था, कैसी कार्रवाई की? कार्रवाई ठीक है, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, पर कार्रवाई अच्छी है। ऐसा कुछ मतलब गलत नहीं कह सकते कि इन्हें मतलब बदतमीज़ी की हो या ऐसा हो, ऐसा नहीं है। टाइम अपनी जगह, सबके हर बंदे को अच्छी तरीके से जैसे टाइम दिया जाता है वैसे यहाँ टाइम दिया जा रहा है। तो मेरी तरफ से मेरी राय तो यही है कि मतलब यहाँ पर जैसे पुलिस जिस हिसाब से कहा जाता है कि पुलिस बहुत बदतमीज़ी करती है या ऐसे बिहेव करती हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। इनने बहुत अच्छे से काउंसलिंग टाइप जैसे और काउंसलिंग जो है यहाँ पर आ रहे हैं पीड़ित लोग, तो उन लोगों की काउंसलिंग वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हर पर्सन को जैसे टाइम देना चाहिए वैसे वो फुल टाइम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो अच्छा काम हो रहा है। आपका मानना है कि और सरकारों से बेटर और जो अधिकारी है वो आपसे व्यवहार अच्छा है, आपकी सुनवाई कर रहे हैं, आप संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई से? जी, मैं अपने लिए तो मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे हिसाब से तो मेरा सही चल रहा है। तो ये थी एक महिला, इनका कहना कि पुलिस का व्यवहार भी अच्छा है और जब हम यहाँ पे आए हमारी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन थोड़ा समय लगा जो कार्रवाई चलती है। लेकिन जो लोग कहते थे पुलिस का व्यवहार सही नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, आपने सुना पीड़ित ने कहा कि जब मैं इस थाने में आई काफ़ी परेशान थी, लेकिन थाने में आने के बाद जो यहाँ पे कर्मचारी है, महिला अधिकारी है, उनसे मिली तो इनकी समस्या का समाधान हुआ। इन्होंने कहा कि मैं पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी संतुष्ट हूँ। आइए हम बात करते हैं, एक और हमारे संग महिला है, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? सवाना। सवाना जी, आप यहाँ पे क्यों आए हो थाने में? जी, मेरी भी ऐसी बात चल रही है। कैसी? डिवोर्स की बात चल रही है। हाँ। तो यहाँ अब इन्होंने मेरी सारी बातें पूछ लिया, मतलब पूछने के बाद अब मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो गया? आप मानते हो कि पुलिस के पास आने से आपका मसला हल हो गया? नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं। हाँ, अगले महीने की तारीख दी है इन्होंने। पुलिस की जो व्यवहार है या इनकी कार्यप्रणाली, उनसे संतुष्ट हो? हाँ। पहली बार आई हूँ। पहली बार जी। तो सुना आपने, इन्होंने भी कहा मैं पहली दफ़े आया हूँ, लेकिन पुलिस का जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और ये भी संतुष्ट है। इनको उम्मीद है कि मेरा भी यहाँ पे कार्रवाई और सुनवाई होगी। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज़ के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों मिशन शक्ति का उद्घाटन किया है और सभी जिले के DIG SSP को बोला गया है कि सभी थाने में जो पीड़ित महिला आती है उसके संग तुरंत कार्रवाई कीजिए। इस वक्त बात करने के लिए CO मैडम हमारे साथ है, जानते हैं। मैडम, जो मिशन शक्ति का उद्घाटन किया है अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने, तो जिले गाजियाबाद में आप एक महिला भी हो, है ना, क्या क्या समस्या आती है और यहाँ पे जो महिला पीड़ित आती है उसकी कैसे समाधान करते हैं? देखिए, शासन की मंशा अनुरूप सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है और उसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट में एक महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं, जिसमें उनकी शिकायतों की सुनवाई होती है और साथ ही उनको साथ में एक टोकन नंबर दिया जाता है, जांचकर्ता अधिकारी का नंबर भी उस पर रहता है, ताकि जो भी शिकायतकर्ता हमारे थानों पे आती हैं वो खुद ही स्वयं जो है जांचकर्ता अधिकारी से संपर्क करके अपनी समस्या के बारे में जान सकती हैं कि उसमें क्या डिस्पोजल हुआ है। इसके अतिरिक्त उसमें निश्चित समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि इतनी समय सीमा के अंतर्गत उनका निस्तारण किया जाएगा और उनकी जो भी शिकायतें आती हैं गुणवत्तापरक उसका निस्तारण होगा। तो इसी के अनुरूप जो है सभी थानों पे महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। महिला पुलिसकर्मी वहाँ तैनात हैं जो पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समस्याओं को वो सुने और उनका गुणवत्तापरक निस्तारण हो। जी मैडम, जैसे कि यहाँ पे महिला आती है, किस प्रकार के अधिकतर केस आते हैं यहाँ पे आपके पास? और जैसे कि जो आरक्षी यहाँ पे बैठी है महिला की सुनाई, उनका व्यवहार भी देखा जाता है जैसे कि बोला गया है, तो आपके पास जो लोग आते हैं तुरंत उसका निस्तारण वहीं पे होता है या आपके पास कुछ लोग आते हैं? देखिए, इस संबंध में सभी जो हमारी महिला पुलिसकर्मी वहाँ तैनात होती हैं उनको समय समय पे हम लोग ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, उनको ब्रीफिंग भी दी जाती है कि किस तरह से उनको एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह महिलाओं की समस्या जो भी उनके पास में आती हैं उनको सुनना है और उनको एक ढांढस बंधाना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोई पीड़ित पक्ष थाने पे अपनी शिकायत लेकर के आता है। इसके संबंध में हमने वहाँ पे एक फ़र्स्ट एड बॉक्स भी उनके पास में रखवाया है कि जस्ट इन केस कोई महिला ऐसे आती हैं कि कोई इनको चोट लगी है तो प्रथम दृष्टा जो है वो उनको जो भी फ़र्स्ट एड हो सकती है वो महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से हम उनको दिलवा सकें,
तो हम समय समय पे इस संबंध में उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करते हैं। फिर भी कोई ऐसी महिलाएं होती हैं या कोई ऐसा मामला होता है तो उसमें हम लोग भी उनकी सुनवाई करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। ये तो सीओ मैडम इनका कहना है कि जो भी महिला पीड़ित यहाँ पे आती है समय पर हम उनका तुरंत निस्तारण करते हैं। जैसे किसी की चोट लग जाए उसके लिए मेडिकल किट भी रखी हुई है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर कानपुर पुलिस वचनबद्ध है और हाँ, कानपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानपुर के सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क की व्यवस्था की गई है, जहां पर पीड़ित महिलाएं अपनी समस्या को वहां पर तैनात महिला आरक्षी और उप निरीक्षक के सामने बता सकती हैं। और इसके साथ ही किसी गंभीरता को देखते हुए और थाना प्रभारी भी उक्त विषय को अपनी देखरेख के अंतर्गत मामले को निस्तारण करते हैं। पीड़ित महिला को महिला हेल्प डेस्क पर मामला दर्ज कर एक लाल कलर की रसीद भी दी जाती है यहाँ, जिसके बाद संबंधित अधिकारी को मामला स्थानांतरित कर मामले की जांच के लिए भेज दिया जाता है। वहीं जिले के डीसीपी रवीना त्यागी से हमारे संवाददाता को बताया है कि महिलाओं से जुड़ी घरेलू हिंसा के मामले में कानपुर पुलिस बेहद संवेदनशील है और इसके लिए जिले में महिला थाना के अतिरिक्त महिला पुलिस चौकी का भी निर्माण कराया गया है, जिसकी निगरानी जिले के एक एडीसीपी को भी नियुक्त किया गया है। एएनबी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी महिला दर्शकों को संदेश देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला खुलकर अपनी समस्या बताएं, हम हर समय आपके लिए तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर के कटिबद्ध है, उसी दिशा में कार्य करते हुए कानपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद से लगभग कई बार देखा गया है महिलाओं के मुद्दों को उठते हुए, लेकिन साथ ही तत्काल प्रभाव से उसका निवारण और निराकरण भी कर दिया जाता है। हमारे साथ इस समय कानपुर की डीसीपी पूर्वी रवीना त्यागी जी हैं। आइए बात करते हैं, चूंकि वो भी इज अ बिग वुमेन, तो वो एक महिला होने के नाते किस तरह से महिलाओं के मुद्दों को किस तरह से लेती हैं। मैम, कानपुर में आपके कार्यकाल में एक चौकी का भी निर्माण कराया गया महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, और मेरा प्रश्न ये है कि कोई महिला अगर आपके यहाँ आती है हेल्प डेस्क पे तो किस तरह से उसे संतुष्ट किया जाता है? देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करी गई है, जो मिशन शक्ति के बैनर के तले स्टार्ट हुई थी पिछले वर्ष के बाद। ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है हमारा। वहाँ पर 24 घंटे महिला आरक्षी या मुख्य आरक्षी की तैनाती रहती है। जैसे ही कोई महिला पीड़िता थाने पर पहुंचती है, सबसे पहले उसका इंटरेक्शन वहीं पर होता है, एक महिला से होता है, जिससे वो अपनी बात बेबाकी से और पूरी मन खोल करके अपनी बात कह सकती है। इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है महिला हेल्प डेस्क के जो हमारे कर्मचारी हैं, कि वो संवेदनशीलता के साथ, पूरे पेशेंस के साथ उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हुए किस तरीके से उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए, इस संबंध में कार्य करती हैं। वो इसका एक प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन होता है, जिसकी समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जाती है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत जब से कमिश्नरी लागू हुई है, तब से एक नया पद सृजित किया गया है, जो कि एडिशनल डीसीपी महिला अपराध का है। तो महिला सुरक्षा को लेकर के जो संवेदनशीलता है, वो पूरे सिस्टम की तरफ से आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, पूरे दिन में चूंकि महिलाओं का प्रकरण है, बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसी स्थिति में पूरे दिन में लगभग इस तरह की चौकी और स्थानों पर कितने मामले आते हैं और किसका निस्तारण किया जाता है? जी देखिए, इसमें महिला संबंधी जो मामले हैं, ये ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो करीब 20 से 25% मामले ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं। इसमें घरेलू हिंसा से लेकर के छेड़छाड़ आदि के मामले होते हैं, जिसको हम लोग पूरी गंभीरता से लेते हुए इसके तत्काल निस्तारण के लिए हम इसको माफ करते हैं। संबंधित चौकी प्रभारी तत्काल मौके पर पहुँच करके इसमें आवश्यक कार्य को सुनिश्चित करते हैं। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से और महिला विशेषकर दर्शकों से कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, घरेलू हिंसा जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ, तब से घरेलू हिंसा की समस्याओं में एक बहुत बढ़ोतरी देखने को हम लोगों को मिली है। तो इसके चलते एक प्रबल प्रतिक्रिया नाम की एक योजना कानपुर कमिश्नरेट में जो हमारे ऑनरेबल सीपी सर हैं, उनके निर्देशन में प्रारंभ हुई है, जिसमें घरेलू हिंसा की जो भी पीड़िताएं अपना पंजीकरण कराना चाहें 112 नंबर पर कॉल कर सकती हैं। यदि उनके द्वारा पुनः कॉल किया जाता है या मिस कॉल भी मारी जाती है, वो ऐसी सिचुएशन में हो, तो तत्काल 2 PRVs थाना मोबाइल पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचता है और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करता है, परामर्श भी देता है महिला के परिवारजनों को। तो घरेलू हिंसा की जो पीड़िताएं हैं, जो समस्या झेल रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आगे आएँ, अपनी बात कहें, ताकि हम उनकी समस्या का समाधान करें। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ डीसीपी रवीना त्यागी जी हैं,
और उन्होंने जो बातें बताई वो बहुत ही ज़्यादा एक नई तरीके की तकनीकी के साथ प्रयोग किया जा रहा है, लोगों को इस चीज़ से अवेयर भी किया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर एक खास बात रही कि घरेलू हिंसा का जो प्रकरण रहा है, हमेशा से देखा जाता रहा है कि इस तरह के प्रकरण में महिलाएं शांत हो जाती थी और अपनी बात को बाहर तक नहीं ले जा पाती थी और उनको एक माध्यम भी नहीं मिलता था कि वो अपना दर्द किससे बयां करें। ऐसी स्थिति में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कदम उठाते हुए आगे आने का महिलाओं से एक निवेदन किया कि इस तरह की महिलाएं अगर कुछ भी कोई महिला इस तरह की पीड़ित है तो कृपया 112 नंबर डायल करें, और अगर किसी स्थिति में वो 112 नहीं डायल कर पा रही, केवल मिस कॉल भी जा रही है, तो पुलिस की तरफ से खुद से उसे संपर्क करके उसके मामले को निस्तारण करवाया जाता है। फिलहाल कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। तो सीएम योगी का यह मिशन शक्ति का तीसरे चरण का अभियान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इसके दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रदेश भर में अगर कोई पीड़ित महिला थाने में पहुंचती है तो उसकी शिकायत को दर्ज की जाए और उसका निस्तारण किया जाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, न्याय दिलाने के लिए देवरिया की यूपी पुलिस तत्परता से जुटी हुई है। महिलाओं की सुविधा के लिए महिला हेल्प डेस्क पर महिला कांस्टेबल की तैनाती भी की गई है। तो वहीं पारिवारिक विवाद के निपटारे के लिए ऐच्छिक ब्यूरो के माध्यम से काउंसलिंग कराकर प्रत्येक रविवार को बिछड़े परिवार को मिलाया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, न्याय के प्रति जिले के एसपी स्वयं संजीदगी से सभी मामलों को त्वरित गति से निपटाने के निर्देश देकर महिलाओं की समस्याओं की समीक्षा कर न्याय दिलाने में प्रयासरत रहते हैं। महिला थाने पर आने वाली महिला फरियादियों का सम्मान से उनकी समस्या सुनकर न्यायोचित कार्रवाई होती दिख रही है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक के दौरान पीड़ित से हाल जाना और एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा से भी बात की। पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का जो निर्देश है, महिला थानाओं पर महिलाओं की बात सुनी जाती है, उनको न्याय देने की बात होती है। तो देवरिया में जो महिलाएं आ रही हैं उसके लिए महिला डेस्क बनाया गया है, महिला पुलिस तैनात हैं। महिला पुलिस सुबह शाम तक मामलों को देखती हैं। हमारे पास एक महिला मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये यहाँ पर किस लिए आई थी और कैसा इनके साथ व्यवहार किया जाता है, पुलिस का कैसा रवैया है। जी, आपका क्या नाम है? साबिया खातून। किस मामले में आई थी? जोर से बोलिए। कैसा व्यवहार है पुलिस का आपके प्रति? पुलिस के लोग कैसा बातचीत करते हैं? क्या आपसे सम्मान मिलता है थाने पर? बहुत अच्छा। हाँ, मेरा काम हो रहा है अच्छे से। देखिए, इनका कहना है कि मेरा काम हो रहा है, महिला थाने पे अच्छा व्यवहार होता है। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा की बात योगी सरकार लगातार कर रही है। हेल्प डेस्क बना रही है, अनेकों नंबर दिए जा रहे हैं जिससे महिलाएं अपनी बात रख सकें और उनको समाज में उनका अधिकार मिल सके। नारी सशक्तिकरण की जहां बात हो रही है वह सफल होते देवरिया में दिख रहा है। मैं महिला थाना पे मौजूद हूं, यहाँ पे महिलाएं हमारे पास मौजूद हैं। सभी महिलाओं से जब इसका पुट आउट लिया गया, चेकअप किया गया, तो लोग संतुष्ट दिखे। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। यूपी की योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा है। अनेकों योजना बन रहे हैं कि प्रदेश में महिलाओं को हर हाल में उनकी सुरक्षा दी जाए, उनकी रक्षा हो, उनका सम्मान मिले। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश भी हैं और अधिकारी जिलों में इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। महिला थाना पर महिलाओं की कतार लगती है, वहाँ से न्याय मिलता है। देवरिया में जब हम देखते हैं तो देवरिया की बात भी ये देखी जाती है कि हर जगह महिलाओं की बात सुनी जा रही है और महिला थाना तो दूर, पुरुष थानाओं पर भी महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जिससे कि महिलाएं अपनी बात निसंकोच कर सकें। देवरिया में क्या स्थिति है, इसके लिए आज हम मौजूद हैं देवरिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा जी के पास। हम उनसे जानेंगे कि क्या पोजीशन देवरिया में आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इसमें न्याय मिल रहा है। जी सर, प्रणाम सर। सबसे पहले हमारा सवाल है कि महिला सुरक्षा पर सरकार का जो आदेश है उस पर देवरिया में क्या हो रहा है? महिला सुरक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का और शासन से स्पष्ट निर्देश लगातार आ रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया जाए और उस क्रम में सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क खुले हुए हैं। महिला हेल्प डेस्क पे महिलाएं जाकर के अपनी बात महिला पुलिसकर्मियों को बेबाकी से
बेझिझक बता सकती हैं। यहाँ पुलिस कार्यालय में भी एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहाँ महिलाएं जा कर के जो डेस्क पे महिलाएं नियुक्त हैं पुलिसकर्मी, उनसे अपनी बात बेझिझक, बेरोक-टोक और खुलकर बता सकती हैं, ताकि उस पर कार्रवाई हो। और महिलाएं अब इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे आ रही हैं और वो अपनी बात बहुत ही निर्भीकता के साथ महिलाओं से शेयर कर रही हैं, जिस पर प्रभावी कार्रवाई कराई जा रही है। महिला थाना महिलाओं की समस्याओं के लिए एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी प्रकार की महिलाएं अपनी समस्याओं को, जो हमारे अपराध हैं उससे संबंधित लेकर के जाती हैं, और वहां सभी नियुक्त कर्मचारी, थाना प्रभारी से लेकर नीचे तक के सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। इसलिए वहां उन्हें बात कहने में या महिलाओं को उनकी बात समझने में काफ़ी सुगमता रहती है, और इसी के दृष्टिकोण से सभी जनपदों में एक महिला थाना क्रियाशील है। महिला हेल्प डेस्क इसके अलावा सभी थानों पर बना है, पुलिस कार्यालय में बना है, जहां महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं, अपनी समस्याएं कह सकती हैं। और यहाँ हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं, महिला के जो पुलिस अधिकारी हैं, वे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं को सुनकर इनका निराकरण कर रहे हैं। जी सर, ये बताएं कि महिला के जो परिवार टूट रहे हैं उसके लिए क्या योजना बनाई गई है, जिले में कैसे काउंसलिंग होती है? पति पत्नी के बीच के जो विभेद अन्य कारणों से हो जाया करते हैं, उसके संबंध में लगभग सभी जनपदों में महिला परामर्श केंद्र बनाया गया है। ऐच्छिक ब्यूरो के नाम से ये चलता है। इसमें जो भी प्रार्थना पत्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं इस तरह के, जिसमें पति पत्नी के बीच का कोई विवाद होता है, वो उस ब्यूरो को संदर्भित कर देते हैं। उसमें पुलिसकर्मियों के अलावा समाज सेवी महिलाएं और समाज के कुछ महत्वपूर्ण सीनियर लोग भी मेंबर के रूप में रखे गए हैं। हर संडे को पुलिस लाइन में इनको बुला करके दोनों पक्षों की बात पहले अलग अलग सुन करके फिर आमने सामने बैठा करके कोशिश की जाती है कि परामर्श के माध्यम से इनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस जनपद में हर रविवार एक दो जोड़े जरूर मिलाए जाते हैं, और उसके बाद हम उनको, ये व्यवस्था हम लोगों ने करा रखा है कि उनको एक दूसरे को माला पहना करके सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा कराते हैं। जी धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र का कहना है कि महिलाओं के सम्मान के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। उसके लिए हम महिलाओं को मिलाते हैं, माला पहना के भेजते हैं, ऐच्छिक ब्यूरो है और हर जगह हेल्प डेस्क है। तो महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। पुलिस सतर्क है और सरकार के मंशा के अनुसार महिलाओं को पूरी सुरक्षा सम्मान दिलाने के प्रति संकल्पित दिख रहा है देवरिया का महिला थाना और पुलिस विभाग। अभी तो यहाँ पे जो हमने रियलिटी चेकअप किया है, देवरिया की पुलिस महिला सम्मान के बारे में पास नजर आ रही है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। तो मिशन शक्ति के तहत गोरखपुर जनपद में महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना के रियलिटी चेक में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली और महिला और बालिकाओं का फरियाद को सुनकर उसके तत्काल निस्तारण का काम किया जा रहा था और सभी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य भी करते दिखाई दिए। महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना सरकार की मंशा के अनुरूप गोरखपुर में महिला हेल्प और महिला थाना पर काम कर रहा था और मिशन शक्ति के तीसरे पखवाड़े के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिहाज से मिशन शक्ति की जमीनी हकीकत जानने के लिए ANB न्यूज संवाददाता ने रियलिटी चेक किया। हम लोगों द्वारा लगातार जो भी महिलाएं या लड़कियां यहाँ पर थाने पर आती हैं, उनको तो सबसे पहले उनको जो महिला हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में जानकारी दी जाती है, प्लस उनको कैसे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है इस बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो पारिवारिक मैटर है उनमें उनके पति को, उनके ससुराल वालों को बुला करके काउंसलिंग के माध्यम से उनके जो टूटे हुए परिवार हैं उनको बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। अगर हम बात करें युवा किशोरी लड़कियों की सुरक्षा की, उसको आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? जिला बड़ा है, मुख्यमंत्री का शहर है। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार, अभी तो स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो जैसे पार्कों में, सार्वजनिक स्थलों पे, यहाँ पे लगातार हम लोग भ्रमणशील रहते हैं। शाम के टाइम में जब भीड़ होती है तो ताकि वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ वहाँ पर आने वाली महिलाओं को जो भी पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, उनके बारे में उनको लगातार जानकारी भी दी जाती है। अगर किसी पीड़ित किशोरी का या महिला का फोन आता है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? किसी भी लड़की फोन आने के बाद जो भी त्वरित कार्रवाई होती है वो हम लोगों द्वारा की जाती है। अगर वो अपनी जिस पे कंप्लेन करती हैं, अगर कोई बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या इस रास्ते में मुझे यहाँ पे ये दिक्कत होती है, तो तत्काल हम लोगों द्वारा वहाँ पे पहुँच कर भ्रमणशील रह के उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर पारिवारिक मैटर है
तो यहाँ थाने बुलवा लिया जाता है, और अगर उनको इमरजेंसी होती है कि नहीं घर पे पुलिस की सहायता है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।